हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाई फरमान सर में। आज हम करेंगे 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले, करने से पहले हम ये जान लेते हैं हमें करना है, वो हमें करना क्या है। सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर में जो न्यू सिलेबस के तहत है कि अंकगणित की, पहला टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। सबसे पहले इस वाले टॉपिक पर हम जिक्र करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें इस टॉपिक पर हमें प्रश्न 1 से लेकर 1.1 प्रश्नावली 1.1 और वह उसी के उदाहरण 1 से 4 तक करने हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आया था हमारे संख्याओं का पुनर्विमरण, मतलब दोबारा रिवीजन उसका, जो हम पिछली कक्षाओं में कर आए हैं। ये दूसरा टॉपिक होगा और इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर छोटा है, इसमें से इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, जो पिछले 2022 के सेशन में थी, वो तो प्रश्नावली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें SCF और L निकालना पड़ता था, वो अब नहीं है इसमें। लेकिन अब हम जो करेंगे, अब इस वाले टॉपिक को छोड़कर जो न्यू सिलेबस आया है, तो वो टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसकी प्रश्नावली 1.1 पर आधारित क्वेश्चन है और उदाहरण 1 से लेकर 4 तक हम करेंगे। सबसे पहले इसको करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ के पहले 2-3 छोटी बातें जान लेते हैं जो आपने पिछली कक्षाओं में भी जानी होंगी कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। आप लोगों को शायद मालूम होगा कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। टाइमिंग की वजह से मैंने इसको पहले से लिख लिया है। तो प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं हमारे, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारे 1 से शुरू होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे तक चलते चले जाते हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब इसी नेचुरल नंबर में हमारे 2 भाग होते हैं। इसको मैं अभी हाल क्लियर कर दूं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले यही समझना है। इसमें एक होती है हमारी भाज्य संख्या और एक दूसरी होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हमारी और दूसरी अभाज्य संख्या। पहली भाज्य संख्या और दूसरी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कैसे कहते हैं? जैसे अभी आप इसमें ही मान लो, ये हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। अगर इसकी हम बात करें तो अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिसके उभयनिष्ठ एक हो या तो खुद वो संख्या हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसी वो संख्या जो केवल खुद अपने आप से कटे। ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से ही कटे और किसी और से नहीं कटे और किसी से विभाज्य नहीं हो, तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है हमारी, वो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो हमारी 2 होती है। कितनी होती है? 2। यहाँ 2 से शुरुआत हो रही है। 2 एक ऐसी संख्या या तो खुद अपने आप से भाज्य होगी या फिर ये 1 से होगी। 1 तो कॉमन सबके पास रहते ही रहता है, तो या तो वो 2 से होगी या फिर वो 1 से होगी। तो ऐसी संख्या जो केवल खुद से भाज्य हो, तो वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस तरीके हमारी 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 5 होगी, फिर उसके बाद 7 होगी, फिर उसके बाद 11 होगी, फिर उसके बाद 13 होगी। इसी तरीके से ये ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से ही भाज्य होंगी और किसी से नहीं। ऐसी इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो होती हैं ऐसी संख्याएं जो खुद से भी भाज्य हों और खुद के अलावा किसी और से भी भाज्य हो जाए। जिस तरीके से हमारी छोटी संख्या ले लो, जैसे 4 है, जो 4 से भी भाज्य हो जाएगी, हमारी 2 से भी भाज्य हो जाएगी और 1 से तो रहेगी। तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वही हो गई। अभाज्य जान लीजिए कि वह संख्या जो केवल खुद से ही भाज्य हों, खुद से ही कटें और किसी से कटे नहीं, तो ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इस तरीके 7 थी, 5 थी, 13 थी। 7 के अगर हम भाज्य निकालें या तो 7 होगी, इसके उभयनिष्ठ होगा, या 1 होगा। 5 है, सीधे 5 होगा, ये होगा। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो हमारी 2 होगी। कौन सी होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। इसके बाद आ जाओ पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं?
पूर्ण संख्या इन प्राकृतिक संख्याओं में, इन नेचुरल संख्याओं में अगर हम जीरो जोड़ दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसी नेचुरल नंबर में, इस प्राकृतिक संख्याओं में, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अभी इसमें जीरो नहीं है, अगर इसमें हम जीरो जोड़ दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं हमारे इन्हीं नंबरों को कहते हैं, जैसे हमारे पास 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। इसी के बाद यहाँ जीरो, एक से आगे, क्योंकि हमारे पास हमें पूर्ण संख्या में जीरो मिल चुका था तो यहाँ एक से पहले जीरो। अगर इसकी बात करेंगे तो ये -1, फिर ये -2 और फिर ये -3। तो इधर जाएंगे हम हमारे, तो इधर माइनस के हमें पूर्णांक मिलेंगे और इधर जाएंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे। तो ये वाले जो हुए हमारे, इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और ये हमारे हुए धनात्मक पूर्णांक, जिसको धनात्मक पूर्णांक, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक हुए। समझ में आपको? भाज्य संख्या जो होती हैं, इनके अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये अभाज्य संख्या में ही इनके फैक्टर आते हैं। यही हम करना सीखेंगे, क्योंकि दिए गई भाज्य संख्या की हमें अभाज्य संख्या निकालनी है, हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं इसके, हमें यही हमें इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये बहुत छोटी सी बात थी जो पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ते हुए आएंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और आगे तक चलती चली जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी में भाज्य संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो केवल खुद से ही भाज्य हों और किसी से भाज्य नहीं हो, तो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जिनके गुणनखंड या तो खुद वो संख्या हो या एक हो। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो खुद से भी भाज्य हो जाए और किसी दूसरे से ही भाज्य हो जाए। पूर्णांक, पूर्ण संख्या हमारी, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इन्हीं नेचुरल संख्याओं में अगर हम जीरो शामिल कर दें तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। फिर इसके बाद आता पूर्णांक। पूर्णांक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो ये पूर्णांक होते हैं। इस तरीके से आता है चैप्टर में। करना क्या है देखिए, पहला टॉपिक है हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसकी डेफिनेशन को मत पढ़ो, अभी सब समझ में आएगा डेफिनेशन क्या है। जैसे मान लीजिए अभी हमने 24 के फैक्टर, हमें 24 के फैक्टर करने हैं, 24 के फैक्टर करने हैं, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो एक लाइन खींचेंगे हम इस तरीके से। तो हम सबसे पहले फैक्टर करने से पहले हम ये जान लें कि जो संख्या दी गई है ये सम है या विषम है। अगर ज़्यादा बड़ी संख्या है तो इसके सबसे लास्ट वाला डिजिट देखें, सबसे लास्ट वाली संख्या देखें, सबसे लास्ट वाली संख्या देखें, तो सबसे लास्ट वाली संख्या हमारी 4 है। तो वे संख्याएं, सम संख्याएं आप जानते होंगे, वे संख्याएं जो सम संख्या किसे कहते हैं, आप ये समझ लें। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं ऐसे कहते हैं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट 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 आगे तक। ये आप सीधी सी पहचान लें कि ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, आपके 2 के टेबल में आती हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इसी तरह 10, फिर 12, 14, 16, 18,
20। अब इसमें आप देख लीजिए कि इसमें 2 के टेबल में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। 2 आ रही है, 4 है, 6 है, 8 है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याएं हो गई, 2 अंक हो गए। तो जिसमें 2 अंक हो उसके पीछे वाला अंक देख लो। तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी वही संख्या रिपीट हो रही है। कुल मिला के 2, 4, 6, 8 और एक 0। अगर आपके पास आपकी जो संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, अगर उसके पीछे के अंक अगर 2 हैं, 4 हैं, 6 है, 8 है या फिर 0 है, तो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में, ऐसे संख्याएं जिनके अंक 2 के पहाड़े में आते हैं, तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो इन्हें सम संख्या कहलाती हैं। और जो इनमें नहीं आते वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। और जो विषम संख्याएं होती हैं वो विषम संख्याओं से भाज्य होंगी। जो सम है तो उसे आप 2 से दे सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे सम संख्याएं कैसे कहते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी 24 के फैक्टर थे, अभी हम कर रहे थे आपको 24 के फैक्टर कर लीजिए आप। अगर हम आपके 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 एकम 2, पीछे संख्या कितनी है इसकी 4, जो 2 के फाड़े में आती है इसलिए सम है। तो जब सम है तो आप 2 से ही भाग दीजिए इसे। तो 2 का फाड़ा इतनी बार पड़िए कि 2 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक। अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 24 बराबर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये हुए आपके 24। तो वही हमने यहाँ पर किए थे। अगर इसी को 24 को अगर हम चाहें पहले 3, क्योंकि 3 के फाड़ में भी तो 24 आते हैं। अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं मैं तो सबसे पहले इसको 3 से करूँगा, तो 3 से कर लो भाई। कि क्या कहे कि देखो कौन गलत बताता है। 3 अट्ठी 24, फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसने वही 3 से दे दिया। अगर इसमें हम 24 के अगर इसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 3, 2, 2, 2, 2, 2 हो गया। तो ये हो गया। तो वो कहे कि भाई हमारा कोई गलत करके दिखाए, मैं तो ऐसे लिखूँगा। तो भाई कोई जाहिर सी बात है कोई गलत नहीं ले सकता। कुल मिला के ऊपर नीचे कुछ भी लिख दे। तो जी हमारी 24 कैसी थी? भाज्य संख्या थी। कौन सी थी? भाज्य संख्या। और इसके जब हमने इसको अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड देखिए, इसके जो गुणनखंड आए हैं वो अभाज्य आए हैं 3, 2, 2, 2। अब थोड़ा मॉडिफाई होना पड़ेगा। जब हम क्लास 10th में जब अगर 4 तक में थे तो इसको इस तरीके से लिख दिया करते थे। अब 10th में अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई होना पड़ेगा तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3 इंटू 2, 2 पे घात 3। थोड़ा मॉडिफाई हो तो बस यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है उसने कहा प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये हमारी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमने अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होंगे। यानी कि जिसके जो गुणनखंड होंगे वो इनके अलावा यही होंगे, इसके अलावा और कोई से नहीं होंगे। ये बात कही है, यही है, इसी को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या जो होती है उसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा इसके जो गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होंगे। यानी इसके जो क्रम होंगे केवल यही होंगे, इसके अलावा और कोई से नहीं होंगे। यही टॉपिक आपको समझना था, यही बात इसमें यहाँ लिखी हुई है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए। उसने कहा प्रत्येक भाज्य संख्या होती है, कोई सी भी भाज्य संख्या होती है, उसको हम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। और तथा ये गुणनखंड जो होंगे, इनके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। बिना अद्वितीय होते हैं यानी सिर्फ यही होंगे, इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। यही बात इसमें कही गई है। इसी को कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर में जो हमें करना है। हमारे लिए
एक्सरसाइज हमारी है 1B। एक्सरसाइज हमारी 1B है, सॉरी 1A 1.1। राजीव की बुक में 1.1 है, 1.1। इसमें पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को, इसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है वह है निम्नलिखित संख्याओं को, जो दी गई निम्नलिखित संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें पहला सवाल है हमारा 140 और दूसरा है 156 और तीसरा है हमारे 3825 और चौथा है हमारा 5005 और पांचवा सवाल है हमारा का 7429। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए बच्चों, हमको इसके अभाज्य गुणन किस तरीके करते हैं, बहुत इजी हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। और ये जो संख्या दी गई हैं ये सारी संख्याएं दी गई, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड उन्हीं के होते हैं जो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल करते हैं आपको, जो बहुत इजी है, और इसको मैं सवाल करने के लिए भी दूंगा आपको। 140 इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो, मैंने बताया था सबसे पहला अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसके पीछे वाली संख्या देख लो, पीछे वाला अंक क्या है। तो यहाँ पीछे वाला जो डिजिट है वो यहाँ पर 0 है। कितना है? 0। तो 0 हमारे 2 का टेबल में आया था, हमने आपको दिखाया था। तो इसको हम 2 से भाग दे देंगे। तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो एक और अंक बढ़ा लिया, तो कितने हो गए? 14। क्योंकि भाग देने के लिए हमेशा संख्या जिससे हम भाग दे रहे हैं वो संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो एक और अंक बढ़ा लिया, वो हो गए 14। अब 2 का फाड़ा हमें इतनी बार पढ़ो कि इस 14 से ज़्यादा नहीं जाए। आपने इसी तरीके से भाग किए होंगे, मैं आपको बिल्कुल 0 से बता रहा हूँ। इस तरीके से आपने छोटी क्लास में किया, मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा। तो 2 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 14 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौके 12, 2 सत्ते 14। या तो 14 आ जाए या 14 से ज़्यादा नहीं, 2 सत्ते 14। यहाँ तक हो गया। बचा गया यहाँ पर 0। 2 का भाग 0 में जाएगा नहीं, इस 0 को ऐसे कैसे लगा दिया। फिर 2 का फाड़ा 2, क्योंकि 0 आ रहा है, जब तक 2 से ही भाग देते रहो। अब 2 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो 7 से ज़्यादा नहीं जाए। 2 तिया 6। कितने बचे यहाँ पर? 1 जब इधर जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 1 जब इधर जाएगा यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि 0 था, 1 इधर से निकला, 10 हो गया। 2 पंजे 10। अब यहाँ 5 आ गया, जिसके पीछे 5 हो उसे 5 से भाग दे दो। 5 सत्ते 35। अब ये आ गया 7, 7 एकम 7। तो इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो 140 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे। ये इसका हमारे आंसर हो गया है। इसी तरीके से आपको 156 का करना है। इस 156 का करना है, इसको आप खुद करेंगे तो मैं SW डाल दे रहा हूँ। सेल्फ करना है आपको खुद। मैं आपको तीसरा बता देता हूँ। तीसरा किस तरीके से करना है आपको। ये 3825 है, तो आपको मैं बता चुका हूँ। जिसके पीछे 5 हो तो उसे 5 से ही भाग देना है। जिसके पीछे 5 हो उसे 5, जिस तरीके हमने यहाँ 5 से भाग दिया था, पीछे 5 था इसलिए 5 से भाग देंगे। तो 5 का भाड़ा बढ़ेंगे, 5 का भाग देंगे हम 3 में, तो 3 में तो जाएगा नहीं। एक और अंक बढ़ाया, कितना हो गया यहाँ पर? 38 हो गया। तो 5 का भाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 38 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्टे 40, 38 से ज़्यादा हो जाती हैं। कम आ जाए या तो 38 आ जाए, लेकिन 38 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 5 सत्ते 35। कितना बचा यहाँ? 3 जब इधर जाएगा 2 के पास तो 32 हो जाएगा। 5 छिक्का 30। कितना बचे यहाँ? 2 इधर जाएगा तो 5 पचम 25। फिर पीछे 5 आ गया, फिर 5 से दे दो भाग, इसको डिवाइड दे दो। 5 एकम 5। कितने बचे यहाँ पर? 2 इधर जाएंगे तो 26 हो जाएंगे। 5 पंजे 25, 1 बचा, 1 इधर 5 थी 15। ठीक।
तो देखिए अब यहाँ 3 आ गया, तो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या जिसके पीछे हो तो विषम से ही भाग जाएगा। तो देखो 15 और 3 3 के फाड़े में आते हैं, तो मैं इसको 3 से भाग दे देता हूँ। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए 3825 के। 3825 के गुणन अभाज्य गुणनखंड के हुए हमारे 5 × 5 3 3 × 7, ये हमारे। इसके बाद हमारा सवाल है चौथा। मैं आपको चौथा करके बता रहा हूँ। चौथा सवाल है हमारा, तो अभाज्य गुणनखंड आपको इस तरीके से करने हैं। तो देखो यहाँ भी इसके पीछे 5 है, तो इससे 5 से ही भाग दे दो। 5 एकम 5, जी भाग जाएगा नहीं जीरो में, जीरो ऐसे ही लगा दिया। इसमें भी भाग जाएगा नहीं, जीरो लगा दिया। 5 एकम 5। अब देखिए ये किस तरीके से जाएगा, तो क्योंकि ये पीछे संख्या इसकी सम है, तो देखो हम 5 से तो दे चुके थे, तो पीछे अगर संख्या हमारी विषम आती है तो ये विषम से ही विभाजित होगी, भाज्य होगी। तो सबसे पहले छोटी विषम संख्या हमारी 3 हुई, तो 3 से अगर चेक करें 3 3 9, एक बचा, एक इधर आ गया 10 हो गया, फिर 3 3 9, फिर एक बचा 11। तो 3 के फाड़े में पीछे लास्ट में 11 आती नहीं, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। 5 से जाएगा नहीं क्योंकि पीछे 5 होना चाहिए। 5 के बाद अगली जो संख्या विषम आती है वो 7 से आती है। इसी तरीके से आपको चेक करते चलना है, छोड़ना नहीं है। विषम से ही चेक करना है, या बच्चे क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो 7 से चेक करें तो 7 एकम 7, कितने बचे यहाँ तक 3। जब 3 इधर जाएंगे कितने हो जाएंगे 30, तो 7 चौक 28, कितने बचे 2, 2 जब इधर जाएंगे 1 के पास तो 21 हो गया। तो 7 तिया 21 पूरा पूरा चले गया, 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिया 21। ठीक, अब देखिए अभी किससे जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से जाएगा नहीं, 3 बच रहा है। इसके बाद हम 9 से देखेंगे, 9 एकम 9, 5 बचा है यहाँ पर, 5 इधर जाएगा 53 हो जाएगा। 9 के फाड़े में 53 आता नहीं है। इसके बाद अगली विषम संख्या आती है 11, 11 से चेक करो, 11 एकम 11, 3 बचे, 3 इधर जाएगा 33, 11 तिया 33, 11 से हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। तो आपको चेक करते रहना है कितने से जाएगा, तो विषम संख्याओं में बहुत बड़ी संख्या चली जाती है। 13 एकम 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद देखते हैं अगला हमारा सवाल है 5वां, 74 29, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भी हमारी विषम संख्या है। तो इसी तरीके से आपको चेक करते चलना है कि कहाँ तक हुआ, आपको रोकना नहीं है। तो ये 74 जो 29 है ये भाज्य होगी हमारी 17 से। आप चेक कर लेंगे कहाँ से आ रही है, 17 से। तो 17 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो, साथ में जाएगा नहीं, एक और अंक बढ़ाया 74 हो गए। 17 का फाड़ा इतनी बार पढ़ो, 74 से ज़्यादा नहीं आया। 17 चौक 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो गया। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, कितने बचे 6, 6 इधर जाएंगे कितने हो गए 62। 17 फाड़ा इतनी बार पढ़ो, 62 से ज़्यादा नहीं जाए। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68 ज़्यादा हो गए। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितने थे 62। 62 में से 51 घटा दो, कितना बचा, 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 11 बचे। जब 11 इस 9 की तरफ जाएंगे, 9 लगा दो पीछे, तो ये कितने हो गए 119। तो कितने हो टोटल 119। अब 11 17 फाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 119 से ज़्यादा नहीं आया। 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 17 सत्ते 119, ये चला गया 17 से। इसके बाद ये फिर 19 से जाएगा, तो 19 से हम दे देंगे। तो आपको चेक करते रहना है क्योंकि हम 17 तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे दे दो। और पीछे हो सकता है पीछे से भी चले आए, लेकिन मैं चेक कर चुका हूँ। तो 19 से जाएगा, तो 19 का पारा इतनी बार पढ़ो, 43 से ज़्यादा नहीं आया। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 2 बार जाएगा। 19 दूनी 38, कितने बचे 5, 5 इधर जाएंगे 57 हो गए। 19 तिया 57, फिर ये 23 से आपका चला जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे 74 29 के, 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये इसका आंसर हो गया। आपको इस तरीके से कर लेना है इस सवाल को, जिसमें से आपको एक सवाल करके लाना, खुद 156 वाला सेल्फ करना है आप। और ये आपके लिए वीडियो आती रहेंगी अब, क्योंकि रुके हुए काफ़ी टाइम हो गया था।
कि एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं और मुझे भी एग्ज़ाम जब नज़दीक होते हैं जब याद आता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उन लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे अपना फ़ायदा उठा सकें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये क्वेश्चन पहले से मैं लिख लिया करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन आप जब मैं क्वेश्चन लिखा करूँ तो आप इस वीडियो को स्किप थोड़ा बढ़ा लिया करें। उसने कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब हम आपको LCF और LCM ज्ञात करना सिखाएंगे। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। इसमें हमारा पहला सवाल है 26 और 91। दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92। तीसरा सवाल है हमारा 336 और 54। उसने कहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF इंटू LCM होता है। तो आप इसको एक सूत्र की तरह भी याद कर सकते हैं। इस चीज़ को कि सूत्र क्या होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, हमारे कोई भी दो संख्याएं जो हों उनका गुणनफल जो होता है वो HCF LCM के बराबर होता है। LCM यानी कि लासा, HCF जो होता है हमारा यानी कि HCF आपने सुना होगा मासा, और LCM जो होता है हमारा लासा। लासा मासा आपने निकाले होंगे। मासा आपने दो तरीके से निकाले होंगे, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। और LCM भी आप निकाल चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, इसलिए आपको समझ में जल्दी आएगा। तो बस इसमें हमें करना क्या है कि हमें पूर्णांकों के निम्नलिखित जो पूर्णांक दिए हैं उन युग्म माने जोड़े, इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF LCM जो हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे वो इनके बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना है, इसको सूत्र बताकर याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है HCF गुणा LCM। ये आपको याद रखना है। ना याद रखो फिर भी याद रखनी चाहिए, नहीं याद रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना याद करने में इतना हार्ड भी नहीं है जो आप याद नहीं कर पाएँ। इसको आपको याद रखना है, याद रखना है। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास 26 और 91। तो इसके सबसे पहला इसके हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 26 के अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो ये संख्या सम है, 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 13 एकम 13। अगर इसी तरह 91 के करेंगे हम तो ये विषम संख्या है तो 7 से कट जाएगी। 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। अब मैं आपको HCF और LCM लेना बता रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए, बहुत इजी होता है। देखिए 26 के फैक्टर कितने आए, 2 गुणा 13, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर 91 के लिख देंगे। 91 के कितने आए, 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। अगर इसकी हम अगर HCF की बात करें, किसकी बात करें, HCF की अगर हम बात करें तो इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा देखते हैं। मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं आपको इधर बता देता हूँ,
अगर हम इसकी HCF की बात करें, वैसे तो आपको नीचे करना है, मेरे पास जगह नहीं है नीचे पेज पे, लेकिन सवाल भी मुझे पूरा करना है तो मैं इसको यहीं बता दे रहा हूँ आपके लिए। तो ये 26 बराबर हमारे क्या थे, 2 गुणा 13, और 91 बराबर कितने थे, 7 गुणा 13, ये इसके गुणा है। तो देखिए अगर हम इसकी HCF की बात करें, HCF जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको इस तरीके से ही लिखना है। HCF बराबर, इसकी बात करें तो HCF क्या होता है, HCF मैंने बताया आपको मासा, क्या बताया इसको, मासा। तो इन दोनों के गुणनखंड में जो हमारे सेम संख्या पूर्णांक होगा दोनों में, वही हमारा HCF होगा। समझ में आ गया आपके? जो भी हम जिस संख्याओं के हम को चाहे वो 2 संख्याएं हों, चाहे हमारे लिए 3 संख्याएं हों, चाहे 4 हों, उन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो पूर्णांक हमारे लिए कॉमन होगा, जो सब में होगा, वही हमारे लिए HCF होगा। तो यहाँ पर 26 में भी 13 है और 91 के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में भी संख्या 13 है, दोनों में 13 है, तो ये हमारी 13 की हो गई, दोनों में ये HCF हो गई। अगर LCM की बात करें तो LCM में क्या कर देंगे हम, LCM में सिर्फ हमें इसमें करना है जो हमारी संख्या बची हुई है, तो हमारी कौन, दोनों में ही, दोनों की बात करें अगर जो हमारी संख्या बची हुई है तो हमारी इसमें क्या बची हुई है, 2 बचा है इंटू 7 बचा है, और इसके अलावा जो हमारे दोनों में कॉमन था उसको साथ में लेंगे और इसका गुणा कर देंगे हम, 7 दूनी 14, 14 हो गया, और 14 का गुणा या 13 सत्ते 91, और 91 दूनी 2 एकम 2, 2 निम 18, ये हमारा LCM आ गया। ठीक, समझ में आ गई बात। HCF किस तरीके निकालना है, HCF हमें निकालना है जब हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लें और इस अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या हमारे लिए दोनों में कॉमन हो, तो वो संख्या हमारे लिए HCF होती है। LCM क्या होता है, जो हमने संख्या छोड़ रखी है, जो हमें कॉमन नहीं मिली, वो संख्या ले लेंगे और साथ में वो संख्या ले लेंगे जो हमने HCF में ली थी, तो इन सब का गुणा कर देंगे, वो हमारे लिए LCM हो जाएगी। इसके बाद उसने ये कहा था हमसे, तथा इसकी जांच भी कीजिए कि 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो इसको मैं आपको दूसरे पेज पे करके दिखा देता हूँ। तो जांच क्या करनी है हमें, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो 2 संख्या कौन सी थी हमारे पास, दोनों संख्या थी, एक थी हमारी 26 और एक थी 91। तो 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना था हमारे पास, 13, इंटू LCM कितना था हमारे पास, 182। इसका गुणा कर देना है। अगर हमने HCF और LCM अगर ठीक निकाला है तो ये दोनों हमारे लिए बिल्कुल बराबर आएंगे। अगर हमारा HCF गलत निकला है तो ये दोनों अलग नहीं आएंगे। तो 26 के और 91 के अगर फैक्टर करें अगर हम, तो 6 1 का 6 में गुणा करो, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यही बता दे रहा हूँ, 6 का 1 में गुणा करो, 6 एकम 6। ठीक है, इसके बाद हम क्रॉस गुणा करते हैं, 2 एकम 2 और 9 छक्के 54, कितना हो गया, 54 और 2 56, 56 की कितनी आएंगी, 6, हासिल कितना हो जाएगा 5। फिर इसको इस तरह 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 2366 आ गया बराबर। इसी तरह इसका गुणा कर दो, 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगा 2, 13 104, 104 और 2 106, हासिल लगा 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, बिल्कुल सही है, हमने जांच भी कर दी। इस तरीके से आपको सवाल कर लेना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो दी गई संख्या है उसके हमें फैक्टर कर लेना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में फिर इसके हमें HCF निकाल लेना है। HCF में हमें क्या देखना है कि जो HCF में क्या देखना है, जो हमारी संख्या दोनों में कॉमन है वो संख्या ले लेनी है हमें। और LCM में क्या देखना है, जो संख्या हमने छोड़ रखी है वो संख्या लेना है और साथ में उस HCF को भी लेना है।
ये हमारा इसका गुणा कर देना 182 हो गया। अब इसकी उत्तर की जांच कैसे करेंगे? तो उत्तर की जांच हमारी इस तरीके से है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुणा LCM होता है। तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी? 26 गुणा 91 बराबर, और LCF गुणा LCM यानी 13 गुणा 182। ये इस तरीके से इन दोनों गुणा कर देंगे तो ये दोनों का गुणा हमारा सेम आ जाता है। तो हमारा HCF LCM भी ठीक होगा और हमारा आंसर उत्तर की जांच भी कैसी होगी? बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक, आपको इतना ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके। इसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल था वो 510 और 42 था। दूसरा सवाल जो था 510 और 92 का, 510 और 92 का था हमारे पास। इसके भी हमें सबसे पहले क्या कर लेने हैं? इसके भी हमें फैक्टर कर लेने हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे हम, और फैक्टर करने के बाद सबसे पहले इसके 510 के हम फैक्टर करेंगे। तो 510 के इधर फैक्टर करो। पीछे संख्या कितनी है? यहाँ पर 0 या 2 से दे दो, या 5 से देना चाहो 5 से दे दो। कोई बच्चा गया नहीं मैं 5 से दूंगा, कोई गलत बताए? नहीं, कोई गलत नहीं बताएगा, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 5 आ गया, आप 5 से दे दो। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 से दे दो। 3 दूनी 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। इसी तरीके से 92 के कर लो फैक्टर। 92 करोगे आप तो 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 और 23 एकम 23। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। अब इसके हमें फैक्टर कर लेने हैं। तो 510 के अगर अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अगर हम 92 के करें तो 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अगर इसके HCF की बात करें तो HCF किसका? 510 कॉमा 92 का। तो देखो मैंने क्या बताया था HCF में, जो हमारे लिए कॉमन संख्या है दोनों में, ये HCF होगा इसका। अगर LCM की बात करें 510 92, तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या हमारे पास बची हुई हैं वो तो सारी ले लेनी है दोनों में। 5 गुणा 3 गुणा 17, इसी तरीके से 2 गुणा 23, और जो HCF है उसको अभी ले लेना है आपको। 5 गुणा 3 गुणा 17 और 2 गुणा 23 और गुणा 2। फिर इसका आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। इसका आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, मैं यहाँ तक पहुँच गया। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 का जब 17 में गुणा करेंगे तो 17 छिंग कितने होते हैं? 102। 17 छिंग 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो गया। 60 में एक जीरो होता है, उस जीरो को भी साइड में रख दो तो खाली 6 बचा। 6 का गुणा 17 में कर दो तो 17 पंजे 85, 17 छिंग 102। अब 102 हो गया, 102 हो गया यहाँ तक। अब वो जीरो साइड में रख दिया तो वो लगा लो, तो 1020 हो गया। अब बचा हमारा 23, 23 का इसमें गुणा कर दो। 3 जीरो, 3 दूनी 6 जीरो, 3 एकम 3 जीरो, 2 दूनी 4 जीरो, 2 एकम 2, तो 0 6 4 3 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 23,460। ये हमारा इसका LCM हो गया। अब क्या कर देनी है? हमें जांच कर लेनी है। तो जांच कैसे बताया था मैंने आपको? जांच कैसे होगी? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। गुणा में आगे पीछे लो, कोई फ़र्क नहीं है। दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी हैं? 510 गुणा 92, और LCM कितना निकला है इसका? 23,460 इंटू HCF कितना निकला हमारे पास? 2। तो आपको इसका गुणा कर लेना है। तो 510 का गुणा अगर हम 92 में करेंगे तो 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 2, 9, 6, 4। तो ये हो गया हमारे पास 4 6 920। अगर इसका गुणा करेंगे
0, 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। देखो दोनों का आंसर हमारा कैसा आ गया, बराबर आ गया। ये हमारे अगर दोनों का आंसर बराबर है, दोनों HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है, तो हमारा हमने LCM भी ठीक निकाला है, HCF भी ठीक निकाला है और हमारा सवाल भी बिल्कुल ठीक हुआ है। तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा, जो हमारा तीसरा सवाल है, आप इसको ज़रूर करिए, अपने आप से सेल्फ कीजिए। 336 और 54, ये आपको खुद सेल्फ करना है। इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, और सेल्फ और ख़ुद भी करिए और कराते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। इसके बाद इसके बाद के जो सवाल हैं वो इसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, और वीडियो रोज़ाना डेली आती रहेंगी। और ये क्योंकि आपको मैं सवाल भी करने के लिए दूंगा, कुछ जो मैं समझाऊंगा उसी टाइप के सवाल भी करने लूँगा। इसके एग्ज़ाम्पल भी रह गए हैं, एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको खुद ही कराऊंगा, और अगर मुझे लगेगा कि आपको खुद करने के लिए देने हैं तो मैं आपको खुद दूंगा। तो आप इस सवाल को करते रहिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे इस साल 10th क्लास के एग्ज़ाम देंगे और जिनके पास मैथ है, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई परेशानी या कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।